नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से तबादलों पर रोक लगी है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल शुरू होने के बाद से लेकर अब तक तबादले नहीं हुए हैं, जिससे कर्मचारी नाराज हैं। हालांकि अब माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगी रोक जल्द ही हट सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्थानांतरण नीति 2022 तैयार करने के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति ने इसका मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंप दिया है और अब मंजूरी मिलते ही तबादले के आवेदन लिए जाएंगे। जानकारी ये भी है कि पुरानी नीतियों के आधार पर इस बार भी नई तबादला नीति बनाई गई है। इसमें जिलों के प्रभारी मंत्री और विभागीय तबादला आदेश विभागीय मंत्री की स्वीकृति से ही जारी होंगे। तबादला नीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप भी चढ़ा है। दरअसल बीजेपी ने कहा है कि तबादले तो लगातार हो रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और बड़े बड़े अधिकारी इधर से उधर होते जा रहे हैं। विपक्ष ने ये आरोप तब लगाया है जब कहा गया है कि पिछले 3 साल में कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। खैर, बीजेपी के आरोप का आधार क्या है, वही नई तबादला नीति कितनी खास है और तबादलों में पहले किसे प्राथमिकता मिलेगी, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी, तबादले पर तकरार में। तो छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सूबे में तबादला नीति को 1 या 2 दिन में मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि मंत्रियों की उपसमिति ने 2 बैठकों के बाद अपनी सिफारिश सीएम भूपेश बघेल को भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक समिति ने तबादले का कोटा 10% से ज्यादा करने की सिफारिश भी की है। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद से तबादले हुए ही नहीं। इतना ही नहीं, तबादले की इस खबर के बीच बीजेपी भी मुखर हो गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। खैर, इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना के चलते लंबे समय से कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगी हुई है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। इस बात को भूपेश सरकार भी अच्छे से समझ रही है। तभी तो विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर शुरुआती चर्चा हुई थी। वहीं अब इसे लेकर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। इसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और महिला एवं बाल विकास मंत्री भेंडिया को भी रखा गया है। जानकारी के मुताबिक नई तबादला नीति में मंत्रियों को महत्व देने की बात सामने आई है। विभागीय मंत्री अखिल भारतीय सेवा को छोड़कर अधिकारियों के तबादले कर सकेंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा है, 15 सालों तक वो लोग क्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि बीजेपी को रात को सपने में भी पैसा ही दिखाई देता है। 15 साल तक क्या करते रहे हो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का। इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी, क्योंकि 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। तबादले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। उसका कहना है कि इसके जरिए कांग्रेस अपना उद्योग धंधा चला रही है, उसको आम नागरिकों के हित से कोई लेना देना नहीं है। बड़े अधिकारियों का लगातार तबादला हो रहा है, लेकिन छोटे कर्मचारी पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैन नहीं खोला जा रहा है। वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूँ कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर गर्मी के दिनों में बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। मंत्रियों की चर्चा में सामने आया है कि सूबे में 3 साल से तबादला हुआ ही नहीं है। ऐसे में बहुत से कर्मचारियों को समायोजित करना पड़ सकता है, इसलिए कोटा 10% से बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी तक की तबादला नीति में किसी संवर्ग के कर्मचारियों की अधिकतम सीमा उनकी संख्या के 10% तक सीमित हुआ करती थी। वहीं अब तबादला नीति के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया।
इस प्रारूप को उप समिति की टिप्पणी के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया है। सीएम के अनुमोदन के बाद इसको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में तबादले पर जो तकरार है, चलिए उस पर अब चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अजय गंगवानी जी हैं। गंगवानी जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। कर्मचारी नेता विजय झा जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आर के श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। सबसे पहले गंगवानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, एकदम क्लियर है। त्रिपाठी जी बोलिए। जी गंगवानी साहब, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कहीं न कहीं ये सत्य भी है। सत्य इस बात का हम नहीं कह रहे हैं कि तबादला उद्योग या सत्य इस बात का कि ट्रांसफर यानी स्थानांतरण गर्मी में हो जाना चाहिए, बरसात में हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कर्मचारी अधिकारी जिनका भी स्थानांतरण होगा, उनके बाल बच्चे होंगे, उनके सबके स्कूल में एडमिशन हो गए होंगे, कॉलेज खुल गए हैं। अब उनका इस दौरान आप तबादला करेंगे तो वो फिर से वहां अपने बच्चों को एडमिशन कहाँ कराएंगे, स्कूल फीस दे चुके होंगे, तमाम तरह की परेशानी है। जो मालूम है हमको कि 30 सितंबर तक तबादले होने की तारीख जो सूत्रों के अनुसार मिली है वो है। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि अगर ये पहले ही हिकमत अमली के साथ ये नीति बना लेते, मई में बना लेते, जून तक ट्रांसफर कर देते, तो लोग अपने बच्चों का कम से कम एडमिशन उस जगह पे कराते जहां उनका स्थानांतरण होता? त्रिपाठी जी, कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। कहीं ना कहीं हमारी जो मंशा थी, कभी तक इनके 15 साल तक शासन रहा त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ में, कभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे कि कभी जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया हो और बहुत सोच समझकर एक नियोजित ढंग से एक बेहतर प्रशासनिक कसरत के लिए और सरकारी योजनाओं को सही ढंग से पहुंचने के लिए इनके द्वारा कभी कोई मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है तो उसकी जानकारी दे दें। देखिए, हमारी नियत नीति मंशा इस बात से स्पष्ट होती है। नहीं, वो तो समिति गठित की कि नहीं दी वो हम ले लेंगे। हमने आपसे सवाल दूसरा किया। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, मेरा थोड़ा निवेदन है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये लगातार कर्मचारी संगठन थे, उनकी डिमांड आ रही थी। आपकी बात पूरी तरह उचित है, लेकिन हम जो है एक विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं देखिए त्रिपाठी जी, अगस्त 2019 लगभग 3 साल से कोरोना काल के कारण और कई चुनाव के कारण जो है तबादला जो है रुके हुए थे। तो लगातार कर्मचारी संगठनों का जो हमारे पास सुझाव आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो जरूरी ट्रांसफर थे वो भी रुके हुए थे। लेकिन अगर हम 3 साल तक ट्रांसफर रुके हुए हैं तो अचानक किसी भी अधिकारी को कहीं से कहीं इनके बाद 15 साल के शासन की तरह नहीं कर सकते थे कि जिसको मलाईदार विभाग देना वो दे दे। आज सुपर सीएम के माध्यम से लगातार किस प्रकार से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी होती रही हमने देखा 15 साल। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक जो प्लान चाह रहे थे, तो मंत्रिमंडलीय कमेटी जो बैठी थी उनकी 2 बैठक भी हुई और 3 साल जो तबादला रुका हुआ था एक सही ढंग से एक नीति बनाना चाह रहे थे। और जो फाइनल जो तबादला नीति आई है वो भी आपको स्पष्ट कर दूं त्रिपाठी जी। अगर जिला स्तर की बात करूं तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक जो प्रभारी मंत्री हैं उनके अनुमोदन के बाद तृतीय व चतुर्थ के कर्मचारी जो है वो कलेक्टर के माध्यम से ट्रांसफर किए जा सकेंगे। अगर प्रदेश स्तर की बात करूं तो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं, जो विभागीय मंत्री होंगे, उन्हीं की अनुशंसा पे तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाना चाह रहे थे, एक निश्चित ब्लूप्रूफ प्लान के साथ, एक कार्य योजना के साथ, सही ढंग से जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं, जरूरतमंद अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है, उसको सही ढंग से ट्रांसफर मिल सके। इसकी नीति बनाने के कारण थोड़ा सा लेट हुई, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके, लेकिन हमारी नियत और नीति जो नहीं, यही तो हम सवाल कर रहे हैं। आप स्वीकार जरूर कर रहे हैं, आपको साधुवाद इस बात को लेकर के, लेकिन ये अप्रैल में बना लेते, मई से स्थानांतरण होते, 15 जून तक। अब भरी बरसात में लोग अपना स्थानांतरण होने के बाद, देखिए इसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण भर तो होगा नहीं, जिनने स्वेच्छा से चाहा हो स्थानांतरण। ये स्थानांतरण उस तरह से भी होंगे, जो आपके पास नीति है, जो आपके पास 5 पेज का पूरा मसौदा है, वो मेरे पास भी है। उसमें, हाँ मेरे पास भी है, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास भी है। तो उसमें सीधी सी ये बात दी गई है कि भाई 30 सितंबर तक स्थानांतरण हो सकेंगे, ये मसौदा पहले ही तैयार कर लेते हैं। ये बात है, बरसात में लोग स्थानांतरण होगा, अपना बिस्तर से लेके सब सामान वो पैक करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, बरसात में साधन उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तमाम बातों को लेके हमने आपसे सवाल किया है। जी त्रिपाठी जी, थोड़ा समय देंगे तो मैं और जवाब दे रहा था आपकी बात का। देखिए त्रिपाठी जी, कहीं ना कहीं हमने जो मंत्रिमंडल उप समिति बनाई माननीय गृह मंत्री तामध्वज साहू जी की अध्यक्षता में, जिसमें वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी, प्रेम साहिब टेकाम जी, डहरिया जी, अनिल भेड़िया, 4 मंत्रियों को शामिल किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मंशा ये थी कि जो ज्यादा से ज्यादा विभाग है
उसमें कितने कर्मचारियों को, अधिकारियों को वास्तविक रूप से ट्रांसफर की आवश्यकता है, और एक निश्चित तबादला नीति जिसके एक पूरा सिस्टमेटिक प्लान बने, उसके आधार पर देखिए कहीं ना कहीं इनकी 2 बैठक हुई, लगातार उन्होंने इस बात पे चर्चा की। कहीं ना कहीं हम जो है पूरी तरह पारदर्शिता अपनाना चाह रहे थे। आज किस प्रकार ये से एक बहुत बड़ा पारदर्शिता कहना आप चाहूं- साहब अप्रैल मई में अपना लेते ना। कहीं ना कहीं देखिए कहीं सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करने में त्रिपाठी कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, उस जी। बात को मैंने स्वीकार किया आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहली बार हो रहा है 2000 से जब हमारा राज्य बना है छत्तीसगढ़, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतनी विस्तृत रूप से 5 महीने की पूरी तबादला नीति घोषित की जा रही है, जिससे हमारी नियत नीतियों मंशा स्पष्ट है। और एक बात और कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जाती रही भावना जैसी तबु मेरठ देखी तिन तैसी। कहीं ना कहीं लगातार 15 सालों में त्रिपाठी जी ये एक कहीं ना कहीं तबादला उद्योग नहीं, तबादला महाउद्योग चलाते रहे। और कहीं ना कहीं इनके जो स्वर्गीय युद्धविषी जुदेव भी कहा करते थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर अब पूरी तरह से व्यापारियों का कब्जा हो चुका है। तो ये बात स्पष्ट थी लगातार इनके द्वारा जो था। और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी, आज पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि रमन सिंह जी तो सिर्फ दिखावे के लिए सीएम थे, आज सुपर सीएम कौन था, कौन 13 सालों तक एक कॉन्ट्रैक्ट बेस से प्रमुख सचिव की भूमिका निभाता रहा, सारी प्रशासन उनके नियंत्रण में था, किस अधिकारी को कौन ये सा काम आरोप दिया अलग है, जाएगा। अब तो सत्ता में आप हैं साहब, आरोप तो जी मैं दोनों मुकेश जी लगाएंगे। त्रिपाठी है जी त्रिपाठी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है आपसे। जी। तो कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी हम पर आरोप लगा रही है, आज सुपर सीएम के बनते ही, सरकार बदलते ही वो क्यों इस्तीफा दे देते हैं, आज जो दस्तावेज थे जो सबूत थे रातों रात क्यों जला दिए जाते हैं। आप तबादला इस बात का नीति जवाब में बाद बात में नहीं मैं- कर रहे, आप दूसरी बात कर रहे हैं साहब। सर मैंने तो देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि हम ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे थे, systematic चलिए plan चलिए बनाना चाह रहे चलिए थे। गंगवानी उसके जी, हम कारण मुकेश थोड़ी जी के सी पास देर चलते जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल और आपसे। आपके पास जी, वो बताइए। चूंकि मसौदा जो बना है, प्रारूप बना है, वो आपके पास है। आप 1.5 में देखिए, ऐसे शासकीय सेवक जो एक ही स्थान पर दिनांक 15 अगस्त 2021 अथवा उससे पूर्व से कार्यरत हो, केवल उन्हीं के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। माने आप 15 अगस्त 2021 को जो है उसका भी स्थानांतरण कर देंगे, जबकि तबादला नीति जो कहती है कम से कम 3 साल एक को होना चाहिए, आप 1 साल में ही उसको बाहर कर देंगे। बाहर कर देंगे नहीं सर, ये आप ये बात थोड़ा सा चीजों को, मेरा निवेदन है त्रिपाठी नहीं जी, नहीं, वरिष्ठ आप एंकर आपके हैं इसमें और बहुत- इसमें जो प्रारूप बना है उसमें है तबादला नीति, आप नहीं, कहे पारदर्शिता के साथ है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अनुरोध कर नहीं, रहा नहीं, हूं कि ये 3 साल कम से कम एक, अब वो खैर कर्मचारी नेता है उनसे मैं बात करूंगा, 3 साल जी, तक जी। जब तक नहीं होता तब तक उसका स्थानांतरण नहीं करते। देखिए मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं कोरोना काल के कारण जो है अगस्त 2019 3 साल तक कहीं ना कहीं तबादले रुके हुए थे, तो उनकी बेहतर व्यवस्था के लिए, उनको सुविधा देने के लिए हमने ये परिवर्तन किया है। और दूसरी तरफ हमको लगातार एक आरोप इनकी तरह ये भी लगाया जा रहा है, हमने देखिए तृतीय व चतुर्थ वर्ग की जो लिमिट थी उसको 10% तक कांस्टेंट रखा है, लेकिन जो प्रथम और द्वितीय है उसको 10% से बढ़ा के 15% किया है। कहीं ना कहीं हम जो चाह रहे थे 3 साल का त्रिपाठी जी जो बैकलॉग है, जो जरूरत के अधिकारी कर्मचारी थे जिनको ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा था, उनकी बेहतर सुविधा के लिए बहुत सोच समझ के नीति बनाई गई है। चलिए, हम आपने हमारे उत्तर नहीं दिया कि सामान 3 साल होता है नहीं होता क्या है। आपने कहा स्थानांतरण 3 साल से रुके थे, फिर ये 15 अगस्त की बात क्यों रखनी पड़ी, सीधे सीधे 3 साल की बात रख देते कि 3 साल पहले से स्थानांतरण बंद है, तो इसको 21 की जगह आप 18-19 कर देते तो शायद ये बात नहीं उठती। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश जी, अभी आपने सुन लिया, मेरी आवाज आ रही है मुकेश जी आपको? बिल्कुल आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। मुकेश जी, गंगवानी जी ने बताया कि भाई पारदर्शिता के साथ किया जा रहा। आपके शासनकाल में 15 साल में कभी भी मंत्रिमंडल की उप समिति नहीं बनी जो इस तरह का मसौदा तैयार करे, प्रारूप तैयार करे और पारदर्शिता के तहत स्थानांतरण हो। ऐसी स्थिति में उनका कहना है कि आपको आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने ये कहा ही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखो देखी तिन तैसी। ये गंगवानी जी किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनको तबादला नीति के बारे में बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन के, क्योंकि इनके पास में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है, क्या बताएंगे? और इनकी सारी नीति सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है। सुन लो गंगवानी जी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई नीति है। आप बताइए, ये कोई समय है स्थानांतरण का? जी, आप गंगवानी साहब एक मिनट, उनकी बात आ रही है, आप अपनी बात रख रहे थे तो वो चुप थे। जी मुकेश जी, हंस रहे हो, आपके ऊपर पूरी जनता हंसने वाली है।
चिंता मत करिए, जनता हंसेगी आपके ऊपर में। चलिए क्योंकि मुकेश जी, आपको जो जनादेश दिया है ना, उसका जो अपमान आप कर रहे हो, जनता हंसेगी पूरी, चिंता मत करिए। गंगवानी साहब आपसे अनुरोध है, उनकी बात आ जाए फिर आप अपनी बात रखिएगा। गंगवानी साहब आपसे अनुरोध है। यार उत्तर सुनने का संयम रख लो, उसके बाद मुकेश जी, लेकिन ये नीति जो आपके पास भी होगी, इसमें कहाँ लग रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? बकायदे नियम के साथ सब जगह, जब तक अपर मुख्य सचिव से लेकर नीचे विशेष सचिव तक अनुमोदन को आगे मंत्री तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ये भी इस नीति में है। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ दिख गया आपको? आप ये तो बताइए कि ट्रांसफर कहाँ नहीं हुए हैं और कब नहीं हुए हैं? जी, लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर किनका नहीं हुआ है? जी, छोटे कर्मचारी जो व्यवस्थित होना चाहते थे, उनका ट्रांसफर, जो आवेदन किया उनका ट्रांसफर होना था, और उनके ट्रांसफर के साथ में ये कहीं ना कहीं तबादला उद्योग चलाना चाहते हैं, इसलिए कि अब ये बता रहे हैं कि किनके रिकमेंडेशन से स्थानांतरण होगा। बहुत स्पष्ट ढंग से स्थानांतरण करते, जिनको जहां जाना वहां भेजते। तो कहीं ना कहीं, और ये समय देखिए, जब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बारिश शुरू हो गई है, क्या ये स्थानांतरण का समय है? अभी तबादला होना चाहिए। कैसी व्यवस्था बनेगी? कैसे बच्चों के एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ले जाएंगे? कोई टीचर जो पढ़ाई शुरू करवा दिया है, या किसी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई है, वो टीचर वहां से तबादला होकर दूसरे जगह जाएगा, दूसरे टीचर आएगा, तो क्या इसमें इस बच्चों के पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा? जी, तो कोई नीति है ही नहीं इनकी। नहीं, ये तो आपने मुकेश जी, आपने ये बात कही है कि असुविधा होगी जिनका स्थानांतरण होगा। हाँ, होगी, उन्होंने भी स्वीकार तो किया, ये लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, तबादला उद्योग कहाँ से आपको दिख रहा है? होता कहाँ है? तबादला किस लिए किया जाता है? कि लोगों की सुविधाएं, कर्मचारियों की सुविधा के लिए होता है। जो सुविधा है उनको अभी, और मैं बताऊं, ये और ये भ्रष्टाचार, इनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। जिनके नेता, केंद्रीय नेता लगातार जमानत में है, और ये कहां से मुद्दा आ रहा तबादला नीति में? केंद्रीय नेता जमानत पे है, ये कहां से आ रहा? मुकेश जी बिंदु पे आइए, बिंदु पे। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये बात शुरू किया था कि भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार और 15 साल, तो इनको भाई मैं छत्तीसगढ़ की तो बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए मुकेश जी। मामले में जमानत में है, जमानत में छत्तीसगढ़ की, सही कह रहे हो, छत्तीसगढ़ की बात करिए मुकेश जी, छत्तीसगढ़ की बात करिए मुकेश जी, छत्तीसगढ़ की बात करिए। गंगवानी जी, मैं टोक रहा हूँ, मैं उनको रोक रहा हूँ, आप रुक जाइए थोड़ा सा। मुकेश जी, छत्तीसगढ़ की बात करिए, नेशनल, राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है अभी। इनके ब्लड में, इनके खून में भ्रष्टाचार है। अब मैं आपको बताऊं, इनके खून में भ्रष्टाचार है। मुकेश जी, आप तर्क में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा आपसे बार बार सवाल ये है, बार बार सवाल यही है कि आपके समय इस तरह कोई तबादला नीति बनी थी क्या? देखिए, तबादले कोई पहली बार नहीं हो रहे हैं जी, लगातार इनके पास जवाब नहीं दे पाती जिस बात का। व्यवस्था को लेके, कर्मचारियों की सुविधा को लेके, और अलग अलग सुविधा कैसे कर्मचारियों को दिया जा सके, इसको लेके नीति लगातार बनती रही है, और हर बार बनती है। हर साल होते हैं तबादले। कहीं पति पत्नी, यदि उनका शादी हो गया और पति पत्नी अलग अलग हैं, दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, ये तो नियम है, ये नियम है मुकेश जी। उस नियम का मैं उनसे सवाल कर चुका हूं कि 3 साल एक तबादला नीति, हालांकि कर्मचारी नेता है हमारे साथ, वो बिल्कुल बताएंगे विजय झा जी, लेकिन ये नियम है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये इस तरह से उप समिति बना के मंत्रियों की उन्होंने एक नीति बनाई है, इसमें आपको भ्रष्टाचार कहाँ दिख रहा है? और दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या आपके 15 साल में इस तरह से 3, 4, 5 मंत्रियों की समिति बना करके कोई नीति बनाई गई थी? हमारा आपसे ये सवाल है। इन्होंने कोई नीति बना के, कोई समिति बना के आज तक क्रियान्वयन किया है? उसका रिजल्ट आया है, उसका रिजल्ट आया है। ये पन्ने आप अपने पास रखिए, ये पन्ने आप अपने पास रखिए। क्या कभी किसी भी समिति का निर्णय आया है, बैठकें हुई है, क्या व्यवस्था बनी है?
ये तो 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे कुछ किया नहीं है इन्होंने। और अगर वो 4.5 साल तो उनको हुए नहीं, आप 4.5 साल बोल दिया, 3.5 साल हुए। पौने 4 साल होने जा रहे हैं, पौने 4 साल होने जा रहे हैं। इनकी कोई नीति है? किसी नीति में ही इनका क्रियान्वयन हुआ है? चलिए, ये नीति तो बनी है ना, ये नीति तो बनी है, ये नीति बनी है, कई पेजों की है। मैं आपको और बता दूं, सुनिए आप सुनिए, गंगवानी जी आप भी सुन लो जी। गंगवानी साहब आपसे अनुरोध है, गंगवानी साहब आपसे अनुरोध है, कृपया 2 मिनट सुन लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ समिति की बात जी। पिछले दिनों 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करके मनरेगा के कर्मचारी राजधानी पहुंचे। इनके जन घोषणा पत्र में उनको नियमित करने का वादा किया गया था। उसके बाद वो मनरेगा के कर्मचारी लगातार 3-4 महीने से ये तबादला नीति में मनरेगा कर्मचारी कहाँ से आ गए? ये सिर्फ आपके पास मुकेश जी कोई ऐसे उदाहरण है? मुकेश जी कोई ऐसे उदाहरण है आपके पास? गंगवानी साहब 1 मिनट। मुकेश जी ऐसे कोई उदाहरण है जो इन 3 सालों में स्थानांतरित कर दिए गए हो? आप इनने कह रखा है कि 3 सालों से पूरी तरह स्थानांतरण प्रतिबंधित था। क्या आपके पास कोई 2, 4, 10 उदाहरण हैं जिनका स्थानांतरण कर दिया गया हो इस बीच में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जी जी, गंगवानी साहब कृपया, गंगवानी साहब कृपया। सर एक ही निवेदन है मुकेश शर्मा जी, आज की डिबेट तबादला नीति पे है। ये तबादला नीति पे एक बात नहीं करना चाहते, जानकारी दुरुस्त करिए। आप मुझे मत समझाइए। अरे चुप रहो यार, मेरे को बात करना है, मैं जान रहा हूँ। आपने 3.5 साल में एक भी तथ्यात्मक आरोप लगाया हो तो बता दीजिए हमको। तबादला किसका किया जाता है, किसका होता है? सरकारी कर्मचारी का करोगे ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नीति आई है उसको पढ़ा है? मेरे को कौन सा? अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे छोड़ो यार, खाली भ्रष्टाचार की नीति है। गंगवानी साहब, मुकेश जी आप मेरी बात पूरा मेरे को बात करने दीजिए। पूरी नीति। चलिए गंगवानी साहब कृपया, गंगवानी साहब हम सवाल कर रहे हैं ना, हम सवाल कर रहे हैं मुकेश जी से। जो आप सवाल कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ जी। जवाब नहीं आ रहे थे पाटिल जी, मेरा निवेदन। चलिए जवाब के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते गंगवानी साहब, उनको जवाब देने दीजिए जो भी दे रहे। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है जी। मुकेश जी देखिए, चर्चा अच्छे से हो, चर्चा विषय पे हो, बात पूरी हो तो चर्चा होगी जी। आप बात को बीच में रोकेंगे लगातार तो चर्चा नहीं हो पाएगी जी। आप भी कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। थोड़ा संक्षेप में मुकेश जी, हमारे साथ कर्मचारी नेता उनसे जान लेते हैं। कितने गंभीर है सरकार कर्मचारियों को लेके, ये बात तो मैं करूंगा ना। चलिए अभी तो तबादला नीति पे मुकेश जी हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं विजय झा जी, मुकेश जी हम उनके पास चलते हैं। विजय जी, ये तबादला नीति बन के मसौदा तैयार हो गया, हमने वो सारे सवाल गंगवानी जी से कर लिए हैं कि बरसात के समय विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि बरसात के समय नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पे तबादला प्रतिबंध तब खुलता है, मई के आसपास खुलता है और जून तक सब लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। खैर, लंबे समय बाद ये तबादला नीति बनी है। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी उनके तो तबादले इधर से उधर हो रहे थे। आप लोगों का ही आरोप है कि पिस्ता छोटा कर्मचारी है, उनका तबादला नहीं हो रहा था। इस तबादला नीति को लेकर आप खुश हैं या नहीं? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि न मैं पक्ष में बोलूंगा न मैं विपक्ष में बोलूंगा। बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में पहली बार 4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति तबादला नीति बनाने के लिए तबादला नीति चीफ सेक्रेटरी और जीएडी सेक्रेटरी बना करके जारी कर देते थे, और जो बन रहा है कोई नया नहीं है, कॉपी पेस्ट है। जो पिछले में था वो अब बन रहा है। सवाल ये है कि गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। जब विपक्ष में रहते हैं तो यही लोग तबादला उद्योग कहते हैं, और पक्ष में आ जाते हैं तो वो लोग तबादला उद्योग बोलने लगते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बोल रहे हैं, भाजपा को पैसा ही दिखाई देता है।
क्या तबादला में पैसे की बात कहां से आ गई? क्या मैं गंगवानी जी की बात को मुख्यमंत्री जी के लिए लागू कर दूं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु देखी मूरत तीन तैसी? हम कोरोना काल में ये जो भारतीय जनता पार्टी बातों को तोड़ का मत पीछ कीजिए, मेरा निवेदन है आपसे। उन्होंने जवाब किस उपलक्ष्य में दिया है? त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन है, जी नेता है विजय जी इस पे आइए। मैंने आपसे सवाल किया है विजय जी कि इस तबादला नीति को कॉपी पेस्ट है, ठीक है विजय जी, मेरा सवाल कॉपी पेस्ट है मान लेता हूं, पहले की तबादला नीति है। गंगवानी जी कृपया करके, गंगवानी जी ना आपका उत्तर आएगा, ना मुकेश जी का आएगा, ना झा साहब का आएगा, कृपया करके आप। हमने आपसे सवाल ये किया, ये तबादला नीति अभी बनके तैयार हुई है, आपके पास भी इसकी कॉपी आ गई होगी, आप कर्मचारी नेता हैं। इस तबादला नीति को लेकर के कर्मचारी नेता होने के कारण आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी ये प्रतिक्रिया है कि तबादला नीति जो बना है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। हर समय 20 साल में कभी समिति नहीं बनी थी। अब जब तबादला नीति बनाने के लिए कमेटी बनी वरिष्ठ मंत्रियों का, तो उसमें और विलंब हुआ। मार्च अप्रैल अधिकतम मई जून तक के ट्रांसफर होते हैं। उसका कारण यह है कि स्कूल खुलने के बाद एक टीचर दूसरे जगह जाएगा, दूसरा टीचर दूसरे जगह आएगा। मेरा कर्मचारी जो है वो, यदि उसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मैं रायपुर में अपने बच्चे को यदि सेंट जेवियर सालेम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर दंतेवाड़ा हो जाएगा, तो वहां उस बराबर का स्कूल नहीं मिलेगा। तो परिवार और बच्चे प्रभावित न हो, इसलिए परंपरा रही है कि स्थानांतरण नीति अधिकतम 1 जुलाई के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी ये अगस्त में जारी होगा तो सितंबर तक के ट्रांसफर होंगे, जबकि एक सेशन पूरा निकल जाता है। दूसरी बात, 3 साल की जहां तक बात कर रहे हैं, 3 साल केवल और केवल जो वित्तीय व्यवस्था वाले सीट में बैठा कर्मचारी है उसके लिए लागू होता है। दूसरा, भंडार नियम के लिए कर्मचारी तो यदि उसको पूरे प्रदेश में स्थानांतरण कराना होता तो वो भी तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर बनता ना, भी बाबू चपरासी शिक्षक क्यों बनता? बाबू चपरासी और शिक्षक लंबे समय तक अपने परिवार और गृह जिले में रहने के लिए ही छोटे पदों पर नौकरी करते हैं। कोरोना काल में मेरे कितने कर्मचारी दिवंगत हो गए, खास करके पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मृत्यु के बाद पति पत्नी एक जगह आना चाहते हैं, बुजुर्ग माँ बाप में से कोई एक कोरोना में दिवंगत हो गए। साहब, इस सरकार में 3 साल से स्थानांतरण नीति पर प्रतिबंध हटा ही नहीं, लोग इतने परेशान हैं। अब वही है कि राजनीतिक बदले की भावना से स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब तो आपने कहा 3 साल से परेशान हैं, तबादले नहीं हो रहे, अब ये नीति बन रही है, ठीक है परेशानी हो सकती है बरसात में, ये नीति बन गई है, तो क्या आपकी मांग कर्मचारी नेता होने के कारण ये है कि फिलहाल स्थानांतरण रोक दिए जाए, कोई स्थानांतरण ना हो, इस नीति को लागू न किया जाए? त्रिपाठी जी, स्थानांतरण होना चाहिए, उसके लिए तो हम तरस रहे हैं। इस स्थानांतरण को जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, स्थानांतरण नीति का 20 साल से राजनीतिकरण कर दिया गया है। जो कर्मचारी स्वेच्छा से आवेदन दे रहे हैं उसका स्थानांतरण होना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि के लिख देने से कि इसको हटाया जाए तो वो प्रताड़ित हो जाएगा इस ट्रांसफर नीति में, और हमेशा ऐसा होते आया है, हमारा अनुभव। विजय जी, अगर जो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, जनप्रतिनिधि जनता का जवाबदेही होता है, अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है अपने कामों में, तो क्या जनप्रतिनिधि नहीं कहेगा कि इसको हटाया जाए? देखिए, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है उसका निर्णय उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी करेगा। मैं जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है उसके कहने पर काम करूंगा तो मैं वेरी गुड हूँ, नियम से काम करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब आपका कहना है कि जनप्रतिनिधि को कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है, जनप्रतिनिधि जनता का जवाबदेही होता है, कंट्रोलर नहीं होता। थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले स्थानांतरण कलेक्टर लोग करते थे, विभाग के सचिव लोग करते थे। जब से इसका राजनीतिक अणु आप देखना ना, हजारों में केस जाएगा, हजारों की संख्या में। मतलब आपका कहना है कि विभागीय मंत्री कुछ नहीं है, कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ है, उसको काहे के लिए विभाग दिया गया, प्रभारी मंत्री क्यों बनाया गया? वही बहुत आपत्तिजनक है इनकी जो बात है। स्थानांतरण नीति को आने दीजिए। जी, आप जो कह रहे हैं आप उसकी गहराई समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं विजय जी? बिल्कुल सही गहराई समझ रहा हूँ। इस स्थानांतरण सुविधा के लिए होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ। सारा जो है प्रशासनिक अधिकारी करे बस।
जो आज जनप्रतिनिधि विजय है, जी, मंत्री विजय है, जी, विधायक विजय है। जी, निश्चित तौर पे आपकी बात जो आपने उठाई है कि जायज है कि स्कूलों में और कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी आप जो बात कह रहे हैं कि कलेक्टर वो करते narrative नहीं थे, है जी। कमिश्नर करते थे, अधिकारी करते त्रिपाठी थे, जी, त्रिपाठी समय जी, था। हमारे मैं छत्तीसगढ़ का 35-40 दुर्भाग्य सालों से जान रहा हूं विजय जी, बस, स्थानांतरण बहुत सही से कहा जब है। प्रतिबंध हटता था तो बाकायदे मंत्रियों के यहाँ से सूची जारी होती थी स्थानांतरण की। हमने अपना इसीलिए 35-40 साल के अनुभव में बता रहा हूं। बिल्कुल आपका अनुभव सही त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊंगा आपको संबंध में जी। प्रताड़ित होते एक चपरासी का स्थानांतरण मंत्री करे या 4 बड़े वरिष्ठ मंत्रियों की समिति करे, ये तो लज्जा नहीं, को भी लग जाती। समिति, विजय जी मैं आपको आप एक बार समझ नहीं रहे सुधार हो, दूं। झाजी पढ़े नहीं मैं लग रहे हैं। विजय जी मैं पढ़ लिया हूं। आपकी बात, मैं आपको एक बार संशोधित झाजी यहाँ आप कर रहा हूं। पढ़ते में तो ये बात नहीं कहते, आप शायद पूरे पढ़े नहीं। मैं देखिए, विजय त्रिपाठी गंगवानी जी, साहब, कह गंगवानी दीजिएगा। साहब, आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है, जी। बार बार अनुरोध कर रहा हूं। हम सवाल जी। कर रहे हैं, आप अपने जो भी आरोप लग रहे हैं आप उनकी तैयारी कर लीजिए, उत्तर दे दीजिएगा। हम सवाल कर रहे हैं। जी जी, ठीक है ठीक है। मैं त्रिपाठी जी की बात, इनका जवाब देना चाह रहा था। इसका नहीं पॉइंट था, नहीं, मैं अभी तबादला तुरंत नीति पे आपको कहना पूरा चाह रहा था। मौका दूंगा, आप पॉइंट नोट कर ठीक है, लीजिए ठीक है, विजय जी ठीक की है, बात ठीक है, ठीक है। मुकेश जी की बात का। जी, जी। हम आपको पूरा मौका जी। देंगे, पूरा समय देंगे, क्योंकि ठीक, सत्ता पक्ष ठीक, से आप ठीक ही है, हैं। त्रिपाठी। विजय जी, आप ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी करते हैं, वो अधिकारी उनका ट्रांसफर करते हैं, नहीं करना चाहिए। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ सही है कि मंत्री लोग किया करते थे। मैं क्या मानूं? नहीं, मेरी बात तो 2 लाइन में आप बाइफरकेट करिए ना। जी। ऊपर से मंत्री और विधायकों के पक्षी और नाम आने पर कि इनको यहाँ से हटाया जाए, काम भी अच्छा कर रहे, उसके बाद या तो उनकी कोई नाराजगी हो या जो ये लोग दोनों पक्ष वाले बोल रहे हैं तबादला उद्योग, वो उद्योग का पालन न हो तो कर्मचारी प्रताड़ित होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्मचारी को प्रताड़ित न करें, क्योंकि उस जनप्रतिनिधि का वो भी मतदाता है। सरकारी कर्मचारी बाद में है, मतदाता, पहले वो देखिए है। मतदाता अकेले नहीं, सरकारी कर्मचारी पूरी एक व्यवस्था बनी है। ये जनप्रतिनिधि काहे के लिए, लोकतंत्र काहे के लिए है? अगर वो काम नहीं करेगा, जनता के हित में काम नहीं कर रहा, हम नहीं आरोप नहीं लगा रहे, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा तो क्या जनप्रतिनिधि, वहां का विधायक जो जवाबदेही है जनता का, या मंत्री वो लिख के नहीं देगा? ये बताइए, 15 साल 25 साल से जो नौकरी कर रहा है उसका गोपनीय प्रतिवेदन लिखाता है, चरित्रावली। आप उसको देखिए, कर्मचारी कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक कर्मचारी 20 साल से अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए प्राधिकरण बना है, उसके लिए कोर्ट है। आप कोर्ट जाइए अगर गलत है तो। मैंने पहले ही कहा, कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस हाई कोर्ट में ज्यादा जाएंगे यदि कोई रायपुर के कर्मचारी को प्रताड़ित करने के लिए बिल्कुल, सरगुजा जनता ये तो दरबार में आपका जाएगा। अधिकार है, आपका अपना अधिकार है कोर्ट जाने का। प्राधिकरण बना है, वहां भी सुनवाई होती है। खैर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आप ने कर्मचारी नेता हमारे विजय झा की भी बात सुनी, मुकेश शर्मा जी का अपना तर्क है उसकी बात सुनी, गंगवानी जी ने अपना सरकार का जो पक्ष रखा है वो भी आपने सुना। क्या मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है जयप्रकाश जी? आपकी आवाज आ रही। जयप्रकाश जी, फिलहाल ये तो सवाल हो ही गया है कि इस समय नहीं होना चाहिए स्थानांतरण। नीति बननी थी तो पहले बन जाती भाई, इसमें देर क्यों की? वही उसी समय 5 मंत्रियों की समिति है। ये 5 मंत्री वो तो सोच सकते थे कि अभी नहीं बने, चले ठीक है अगले साल कर दे। जहां 3 साल रुके थे 1 साल और सही, क्योंकि बरसात में आप भी समझते होंगे छत्तीसगढ़ में बड़ा दूर दूर तक सुदूर अलग अलग बहुत ही कठिन रास्ते हैं, वाहन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब कुल मिला के मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि क्या 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से, जैसा कि गंगवानी जी कह रहे हैं, पारदर्शिता के तहत स्थानांतरण होंगे, उन्होंने कोई नीति बनाई थी या नहीं बनाई थी, या इनने बनाई है तो कॉपी पेस्ट किया है क्या? एक्चुअल देखा जाए तो देखो, चाहे भाजपा का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे किसी के भी जी, ये पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं, जब सत्ता एक दूसरे के पक्ष में जब आती है तो यह आरोप लगाते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक्चुअल में सरकार, जब अभी सरकार आने वाले समय में मेरे ख्याल से चुनाव की तैयारी भी हो रही है सरकार की जी, और सरकार भी देख रही है कि आगे फिर संभव नहीं है तबादला, तो मेरे ख्याल से लगता है कि तबादला भी अभी कर दो, फिर बातें पॉसिबल है कि नहीं। और दूसरा, जहां तक ये बात है उपाध्याय जी, पॉसिबल क्या नहीं होगा? अभी तो आचार संहिता लगने में 1 साल से भी ज्यादा का समय है। अभी समय है, इसमें मैं सब चीज समझ रहा हूँ, लेकिन क्या होता क्या है एक्चुअल में, सरकार अपना गुणावाग देखती है, चाहे भाजपा शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, अपना गुणावाग देखती है कि मुझे इसके बाद का स्टेप अगला क्या है जी, अगला क्या है, वो स्टेप देके सरकार करती है। लेकिन ये दुखदाई है कि अभी अगस्त में ट्रांसफर करना जी,
ये इसके पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या है, सरकार हो सकता है कुछ सोच समझ के कर रही होगी, है ना। जी जी लेकिन एक बार इसमें कर्मचारी जो संघ है उनसे भी एक बार सलाह लेनी चाहिए, कोई सी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा की, इनसे एक बार सलाह लेनी चाहिए कि ऐसे समय इनको करना चाहिए कि नहीं। जी नहीं, वही तो मैंने झा साहब से मैंने सवाल किया, तो वो बोल रहे हैं स्थानांतरण के लिए हम लोग तरस रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हमने उनसे यही सवाल किया कि भाई ये नीति जो बनी है तो मतलब फिर से प्रतिबंध लगा दिया जाए मई जून तक। बहुत सारे कर्मचारियों के फोन मेरे पास ही आ रहे थे कि ट्रांसफर होना चाहिए करके, लेकिन क्या होता है, कई लोगों के लिए अच्छा है, कई लोगों के लिए बेकार भी है। जी जैसे टीचर है तो कहाँ जाए, क्या जिनके कहीं ट्रांसफर के दूर हो गए तो उनके बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा। जी ये सब सारी दिक्कतें आती है, जो बॉटम लाइन को नहीं देखते तो समझ नहीं आता कि बॉटम लाइन में क्या 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 दिक्कतें आती है। जी ये तो समझना चाहिए, बॉटम लाइन में जा करके वहां से राय लेनी चाहिए कि कब करनी चाहिए। पहले भी सनातन नीति बनती थी वो ज्यादातर जुलाई के पहले हो जाती थी, जी 507 जुलाई के पहले हो जाता था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों कुछ समय से देख रहा हूँ कि सब गड़बड़ हो रहा है। सरकार का तर्क है कि कोरोना काल के कारण नहीं किया था। बिल्कुल, वो भी तर्क बिल्कुल सही है, कोरोना काल की वजह से लोगों का स्थानांतरण नहीं किया गया। जी उस बात को भी समझा जा सकता है कि वो भी एक तरीके से मतलब लोगों की स्थितियों को देख करके आखिर जाए तो जाए कहाँ। जी ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति परिवार को छोड़कर जा नहीं सकता था। जी लेकिन जहां तक आरोप प्रत्यारोप है कि इस पर ये तबादला उद्योग चल रहा है, ये तो आरोप एक दूसरे पर लगाते ही तो हमेशा जरूर, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, जन्मांतर से चला आ रहा पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप। बीजेपी शासन हो चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस पहले बीजेपी शासन में लगाती थी, अब कांग्रेस शासन में बीजेपी लगा रही है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है दोनों। जी जी मेरी नजर में मतलब। जी हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर हमारे श्रीवास्तव जी हैं, बहुत नजदीक से कर्मचारियों के नेताओं को आप जानते हैं, कर्मचारियों को जानते हैं। श्रीवास्तव जी, ये तो सवाल हो ही गया है कि जून में मई में ट्रांसफर हो जाना था, लेट हो गए हैं, लेकिन नीति बनाई है, जैसा हमने नीति को पढ़ा है तो इसमें बड़ा स्पष्ट इस नीति के को लेकर के अगर किसी भी कर्मचारी का गलत तरीके से स्थानांतरण होता है तो बाकायदे वो कोर्ट जा सकता है और उसको उस कोर्ट से निश्चित तौर पे मुझे लगता है राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी। आपने देखा होगा कि 2-3 बातें जो सामने हैं, एक तो इसके समय सीमा को लेकर के कि एक टाइम का है। जी टाइम जो है चूँकि जुलाई के पहले होना चाहिए ट्रांसफ़र, जी तो लोगों को असुविधा नहीं होगी, तो ये थोड़ा असुविधाजनक तो है जी। और ये नीति बनाने में इतना देरी होना भी एक जो सवाल खड़ा करता है जी। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने अपनी नीति 5 पेज की बनाई है जी, इनकी समिति ने, उसके मुताबिक यदि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो रही है तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी जो है वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट उसको संज्ञान में ले सकती है जी। सवाल इसका है कि अब 3 साल तक ट्रांसफ़र हुए नहीं, बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी रुके हुए होंगे, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें रुकी हैं। तो उसको लेकर के अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नीति बना करके ट्रांसफ़र करने का प्रयास करे तो ये ज़रूरी भी था। कर्मचारी नेता भी कह रहे थे कि ये जो है इसके लिए हम लोग तरस रहे थे जी जी। तो जब तरस रहे थे तो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसकी सराहना भी करनी चाहिए, लेकिन हमें लगा है कि पूरा उनको सराहना करने से थोड़ा परहेज कर रहे थे और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसको इस बात को, माने सत्ताधारी दल को इस बात को स्वीकारना चाहिए कि ये इसमें देरी क्यों हो रही है, देर से क्यों ये जो सूची लागू होगी। निश्चित रूप से लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में, तमाम चीज़ों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। और ये लोग जो है इस बात को सोचने वाली बात है, जिनके बच्चे अभी स्कूल में दाखिला लेना होगा, वहाँ परेशानी होगी बरसात में ट्रांसपोर्टेशन में जाने में, लेकिन जो स्वेच्छा से ट्रांसफ़र चाहते हैं, जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना, हमको लगता है कि शायद उनको इस परेशानी का एहसास नहीं होगा। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुकेश जी, कोई आरोप? गंगवानी जी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि उत्तर आप ही को देना है। गंगवानी जी आप ही के पास आएंगे, मुकेश से और सवाल कर लेते हैं। मुकेश जी, कोई और आरोप लगा रहे हो? गंगवानी जी आप बिंदुवार नोट कर लीजिए, बीच में मत अपना मत दीजिएगा। नहीं, आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास पूरा समय,
आपके पास पूरा समय, मेरा भी सवाल है आपसे, मेरा भी सवाल होगा। मुकेश जी से एक बार और फिर पूछ लेते हैं कि वो कोई सवाल खड़ा कर रहे हो तो उसका उत्तर आप दे दीजिएगा। कृपया सुन लीजिएगा, आप बिंदुवार नोट कर लीजिएगा। जी मुकेश, बिल्कुल सुनूंगा, बिल्कुल जी मुकेश जी। देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 विषय है जो मेन है कि ये तबादला पहले भी होते आया है, अभी भी होगा। उसमें प्रश्न ये है कि तबादला कैसे हो, कब हो और किसका हो। जी। यदि तबादला के द्वारा कोई कर्मचारी प्रताड़ित होता है तो उसका हमारा विरोध है। और हमारे बीच में विजय झा जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं। इनसे ज्यादा कर्मचारियों के बारे में और कर्मचारियों के हितों के बारे में मैं सोचता हूँ ये हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। यदि ये किसी विषय को बता रहे हैं, किसी विषय को कोई समस्या सामने रख रहे हैं तो उसके वो बड़ा गंभीर बात है। काफी वरिष्ठ नेता है, मैं जानता हूँ, बड़े सम्माननीय है विजय झा जी, मैं लगातार इनको देखते आया हूँ। तो यदि ये मतलब मुकेश जी, विजय झा जी जो कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल सही है, और वो जो चिंता जाहिर कर रहे हैं उस पर भी विचार होना चाहिए। चलिए मुकेश जी, विजय झा जी ने कहा है, विजय झा जी ने आरोप लगाया है। मुकेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मुकेश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप मेरी बातों का अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। नहीं, अर्थ का अनर्थ नहीं निकाल रहे हैं। त्रिपाठी जी आप सुन लीजिए मेरी बात। चलिए आगे क्या बोल रहा हूँ, मैं आगे क्या बोल रहा हूँ। हाँ, चलिए। ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि जी विजय झा जी बोल रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों तबादला उद्योग चलाते हैं और आप उसकी बात से सहमति, आप यही बोलने जा रहे होंगे। आप मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको। मैं उन्होंने कहा कि आप राजनीतिकरण कर दिया है तो 20 साल में 15 साल आप रहे हैं। त्रिपाठी जी आप मुझे कंप्लीट कर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब वो चिंता जाहिर करते हैं कि तबादला का समय ठीक नहीं है तो ये सबका चिंता है, तो सरकार को चिंता क्यों नहीं हुआ? प्रश्न एक। दूसरा, तबादला कभी भी ऐसे ना हो कि कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित होता देखे। ये आप कह चुके हैं। तीसरी बात, तबादला के लिए 4 बड़े मंत्रियों का इतना बड़ा समिति का गठन करने के पीछे क्या राज है? क्या राज है? ये आप बता दीजिए। ये भी प्रश्न चिन्ह है। ये सब आप समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो तबादला के लिए इतनी बड़ी, जैसे कि विजय झा जी बता रहे थे, अनुभवी है कि पहले तबादले होते थे और कैसे होते थे, समिति बनती थी, किन की बनती थी, निर्णय कौन लेता था। अब उसमें ऐसा क्या हो गया कि 4 वरिष्ठ मंत्रियों का आप एक समिति बनाते हैं और उसके बाद उसमें तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पे चिंता है कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। बहुत सारे कर्मचारी भय में होंगे कि भैया क्या होने जा रहा है। तो मुकेश जी आपकी बात पूरी हो गई है। बहुत बढ़िया चर्चा आपने, बहुत बढ़िया विषय आपने चैनल में लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को ऐसा महसूस ना हो कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। नीति ऐसी होनी चाहिए, कर्मचारियों को सहूलियत मिले और प्रदेश के अंदर में कर्मचारियों के माध्यम से जो विकास कार्य हो रहे हैं वो सतत जारी रहे। बाधित तो योजना। चलिए मुकेश जी, मैंने वही बात बार आ रही, पुनरावृत्ति हो रही है आप जो कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। निश्चित तौर पर आपने कहा कि अब हम सवाल नहीं करेंगे, चूंकि आपने ही उत्तर दे दिया, पहले ही कह दिया कि आप हमारा सवाल, आपने खुद ही कह दिया कि आप ये सवाल करने वाले होंगे कि 20 साल में राजनीतिकरण हो गया। तो उन 20 सालों में इतना ही बताना था कि 15 साल आपके भी थे। और प्रताड़ित करने की जहां तक बात है, आप बार बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल की इतनी बड़ी समिति, अरे पारदर्शिता अगर लानी है, पहले निचले स्तर पे समिति बन जाती थी, ट्रांसफर हो जाते थे। अगर हायर लेवल पे इसकी समिति बना दी गई, मंत्रियों की बना दी गई, तो इसमें विपक्ष को किस बात की तकलीफ है? स्वागत करना चाहिए त्रिपाठी इस कदम का। जी मुकेश जी, देखिए कहीं ना कहीं जो कार्य सचिव स्तर पर हो सकते थे, उप सचिव स्तर पर हो सकते थे, उसके लिए 4 मंत्रियों को लगा के
आप क्या मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के बाद और कोई काम नहीं है? और भी बहुत सारे काम हैं। त्रिपाठी जी जवाब दे देता मैं। हाँ गंगवानी जी आ रहा हूँ, बहुत टाइम है, आप ही के पास आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा क्या है? चलिए करना क्या चाहते चलिए, हैं? अब मुकेश जी अब गंगवानी से उत्तर ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपके पास हो सकता है ना पहुंचा हो ये तबादला नीति का जो प्रारूप बना है। 2.3 में ये बताया गया, आपने कहा कि सचिव उप सचिव इनके स्तर पे बन जाती, इसमें सबको समाहित किया गया है। ये 5 मंत्रियों की है, उसमें ये समाहित किया गया है कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, सदन प्रभार के माध्यम से माननीयों के पास जब अनुमोदन पहुंचेगा या आवेदन पहुंचेगा तो ही स्थानांतरण होंगे। ये मैं आपको, खैर गंगवानी जी बड़ा ही बहुत ही यहाँ एक मुख्य सवाल है। त्रिपाठी जी, गंगवानी जी आपसे सवाल है, आपसे सवाल है। आप मेरा आपके पास ही आ रहा हूँ गंगवानी साहब, आपके पास आप थोड़ा ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं आज, पता नहीं क्यों। चलिए आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने इसमें एक विशेष प्रावधान किया है, शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध है, और उस शिक्षा विभाग के उपबंध में ये कहा गया है कि ये इस विभाग में अगर स्थानांतरण करना है तो कई तरह की शर्तें रखी गई हैं, आपके पास है। उसमें शर्तें हर तरह की रखी गई हैं, उसमें आत्मानंद स्कूल के बारे में भी बताया गया है, उसके सारी चीजें। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में अगर सबसे प्रमुख विभाग जो है जिसके लिए आम जनता, यहां तो केवल शिक्षा प्रभावित हो रही, आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर, यानी स्वास्थ्य विभाग, कोरोना काल के कारण आपने ट्रांसफर नहीं किया अभी तक, स्वास्थ्य विभाग के लिए जहां पहले से ही चिकित्सकों की भारी कमी है, उनके अलावा स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, उसके लिए आपने कोई अनुबंध नहीं रखा विशेष कि इनका स्थानांतरण तभी होगा कि जब यहाँ पे एक चिकित्सक की जगह दूसरा चिकित्सक आएगा, एक जो विशेष चिकित्सक है, जो किसी मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी है, अगर वहां खाली हो जाता है, इसके लिए कोई अनुबंध नहीं है, उपबंध नहीं है। त्रिपाठी जवाब दे दो आपकी। जी देखिए त्रिपाठी, बहुत सारे प्रश्न विजय झा जी ने उठाए हैं, मुकेश शर्मा जी ने उठाए हैं, सभी सारे प्रश्नों में जाऊंगा मैं। सुख हो रहा था, लेकिन हमारा सवाल पहले दे दीजिए, हमारे सवाल को उत्तर पहले दे दीजिए। आप चाह रहे हैं पहले हम वही कि आपने शिक्षा विभाग के लिए तो विशेष उपबंध बनाया है कि ये विशेष तौर पे कि ट्रांसफर तभी होंगे जब एक जगह भरे जाएंगे, एक स्कूल एक विषय का मास्टर अगर वहां है, टीचर अगर वहां है, तो अगर वो ट्रांसफर होता है तो उसी विषय का जो अध्यापक है, टीचर है, उस जगह ट्रांसफर, ये सारे बनाए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण महकमा है जो हर आम जनता के साथ जुड़ा है, स्वास्थ्य, और आप भी जानते हैं कि चिकित्सक से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी है, उसके लिए कोई उपबंध नहीं बना है। जी होगी बात कंप्लीट सर, मैं जवाब दूं आपकी बात करते पारी जी। देखिए सबसे इस नीति का एक सबसे प्रमुख बात आप पढ़ेंगे जब डिटेल पे, जब तक किसी के ड्यूटी के लिए दूसरा आदमी रिलीव करने के लिए नहीं पहुंचेगा तब तक उसको ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। ये सबसे नीति का सबसे प्रमुख पॉइंट है। पहले क्या होता था कि आपने वहां ज्वाइन कर लिया, दूसरा आपका रिलीवर नहीं आया तो ट्रांसफर हो जाते थे इनके 15 साल में। तो सबसे महत्वपूर्ण नीति में परिवर्तन किया गया त्रिपाठी जी। जो टेक्निकल चीज आपको क्लियर कर दूं, जो आप स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर वहां दूसरी जगह पहुंचेगा तब जब उसका रिलीवर जो उसकी जगह दूसरा चिकित्सक वहां पहुंचेगा तब उसको रिलीव करके ट्रांसफर दिया जाएगा। ये सारे अधिकारियों के लिए, हर विभाग के लिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, स्वास्थ्य का हो या अन्य विभागों का, सबसे पहली शर्त है जो हमारी पारदर्शिता का सबसे प्रमुख कारण है। और देखिए जो एक विजय झा जी वरिष्ठ कर्मचारी नेता है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं और उनका जो एक शंका है वो दूर कर देता हूं। देखिए मैं आप जो बताया ना, मैं वो खोल के रखा था 2.2, मैं इससे थोड़ा उत्सुक हो रहा था कि मैं वो 2.2 बोलना चाह रहा था, आपने पूरा एक्सपर्ट कर दिया। आपको और स्पष्ट कर दूं कि जितने भी कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले विभागाध्यक्ष है, जो वहां जिस विभाग का ट्रांसफर होगा उसका विभागाध्यक्ष पर आवेदन जाएगा, वो डायरेक्ट विभागीय मंत्री के पास नहीं आएगा। पहले एसीएस, पीएस, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, इनके माध्यम से आखिरी में प्रभारी मंत्री के पास पहुंचेगा। तो प्रोसेस में हमने बेहतर पारदर्शिता, प्रभारी मंत्री तो और विभागीय मंत्री दोनों के पास जाएगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। जो पहले क्या होता था, जो आप विजय झा जी आरोप लगा रहे हैं, डायरेक्ट विभागीय मंत्री के जनसत्ते तो होता था, परंतु ये प्रोसेस को बेहतर किया गया है। कहीं ना कहीं पहले जैसे किसी कर्मचारी को ट्रांसफर करना है, अपने विभागाध्यक्ष को आवेदन देगा, विभागाध्यक्ष जो कंपनी जो वहां से एसीएस है उसके पास जाएगा, एसीएस के माध्यम से सेक्रेटरी के पास,
सेक्रेटरी के बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद मतलब एक लंबा जो प्रोसेस दिया गया, उसका कारण यह है कि जो सही में जरूरतमंद अधिकारी है, कर्मचारी है, जिसकी जो नियत नीति मंशा स्पष्ट होगी, पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने के बाद उसको सही ढंग से ट्रांसफर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरा निवेदन है। गंगवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। गंगवानी जी, एक मेरा चूंकि यहाँ पूरक प्रश्न एक बनता है और मुझे भी उत्सुकता है जान, आपने कहा कि जब तक रिलीवर नहीं पहुंचेगा तब तक उसको रिलीव नहीं किया जाएगा। ये पहले भी था, ये पहले भी था। उसका जो संबंधित झा जी कुछ कह रहे हैं, झा जी मैं पहले कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है। पहले भी था, वही मैं सवाल कर रहा हूँ गंगवानी जी से। जी लेकिन होता बात सही आपकी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं नियत नीति मंशा की बात है। पहले होता था, मैं उस बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन ये इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था इनके समय। मैं आपको बहुत सारे इनसे होता था कि एक ही स्कूल में 2-2 टीचर हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2-2 वहां पे टीचर अपॉइंट कर दिए जाते थे। ये चीजें होती रही, जो कहीं ना कहीं इनके 15 सालों की अनियमितता थी, उसको ठीक करने के लिए हमने देखिए आज कहीं ना कहीं श्रीवास्तव जी की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें जी। तो ये अच्छा कदम है, विपक्ष के सलाह और सुझाव का स्वागत है, परंतु अगर कोई सत्ता पर अच्छा कदम उठाता है त्रिपाठी जी, तो मेरा मुकेश शर्मा जी से निवेदन था, यहाँ कर्मचारी नेता भी बैठे हैं और ये जानते हैं। देखिए मैं कुछ उदाहरण दे दूंगा त्रिपाठी जी, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्लियर कर दूं, इनके जब 15 साल जो हटे 2018 में छत्तीसगढ़ में कुल डॉक्टरों की संख्या थी 1300। वर्तमान की बात करूं त्रिपाठी जी, 4000 से ज्यादा डॉक्टर हैं। इनके समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर था स्वास्थ्य का, उसको हमने 240% बढ़ाया है, मतलब 2.5 गुने की आसपास वृद्धि की है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं कर्मचारी के लिए कंप्लीट करूं, मेरा निवेदन है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का मतलब नहीं हमने, हमारे चूंकि इसमें उपबंध विशेष नहीं था, इसलिए मैंने सवाल किया। मैं कर्मचारी की बात कर रहा हूँ। आज कोरोना काल में पूरे देश में केंद्र सरकार ने लगभग 31% वेतन की कटौती की गई। कर विभागों में हमने 1 रुपए की कटौती नहीं की। आज कर्मचारी अंशदान था, उसको 10 से बढ़ा के 14 किया। और एक सबसे प्रमुख चीज, आज बैठे विजय झा जी, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 की अटल सरकार ने आज जो कर्मचारियों के बेहतर भविष्य की सुरक्षा का जो स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको हटा के न्यू पेंशन स्कीम लागू की। यहाँ इस बात को विजय झा भी मानेंगे मेरी बात को, हम 17,240 करोड़ जो कर्मचारी के अंशदान का है, हमारी सरकार के अंशदान का है, वो आज हम पेंशन विनियामक और कंट्रोल अथॉरिटी से हक का पैसा मांग रहे हो तो देने से इंकार करते हैं। और झा जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, कर्मचारियों के बहुत अच्छा निर्णय होगा, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और कहीं ना कहीं जो न्यू पेंशन स्कीम है वो मार्केट की स्थितियों के हिसाब से निर्धारित होता है, तो कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति है। आज हम कहीं ना कहीं वीकेंड में 2 दिन का ऑफ देते हैं ताकि बेहतर गुणवत्तापूर्ण काम कर सके। आज लगातार इनके संबंध में हमारे द्वारा निर्णय लिए गए हैं और कर्मचारी जो 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, उनके हितों के लिए लगातार भूपेश सरकार ने काम किया है। और जो विस्तृत तबादला नीति है, उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि पूरी तरह से पारदर्शिता से जो इनके द्वारा तबादला जो चला जाता था, सारी बात आ गई गंगवानी साहब आपकी। जी बात आ गई है। हम एक बार फिर अपने दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से हम टिप्पणी ले लेते हैं। उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज आ रही? और आ रही जी। आपने पूरी डिस्कशन, पूरा तर्क वितर्क सब सुन लिया, कुतर्क नहीं कहेंगे, तर्क वितर्क दोनों सुन लिया आपने। अब आपकी क्या टिप्पणी? मुझे तो जैसे अभी जो जैसे तबादला नीति पर जैसे मंत्री की जो समिति बनी, मेरे ख्याल से पहली बार बनी है लगभग, ये काफी ये यार से बात बनी। ये बनाने के पीछे शायद मकसद हो कि नीचे लेवल पर जैसा जो होता रहा है पहले, या वो सोच के जैसा सोचे होंगे कि ऐसा हो पारदर्शिता बने और नीचे लेवल तक की जानकारी आ जाए, उसके बाद वो कुछ काम करे। आपने स्वास्थ्य विभाग की बात की, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण सरकार ना पहले सरकार की थी ना इस सरकार ने अभी कोई कुछ किया है मेरे ख्याल से ज्यादा। शिक्षा के मामले में जी बोलिए उपाध्याय जी। हेलो उपाध्याय जी बोलिए। एक चीज बहुत अच्छी बात हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसा अंग्रेजी स्कूल इन्होंने खोला है सरकार ने, वो भी सरकार ने, ये मेरे ख्याल से जैसे मैंने तो इसको बहुत छपा है रिपोर्ट को कि कॉन्वेंट कैसा होता था, कॉन्वेंट का खुद कैसे होता था, गरीब बच्चे जा नहीं पाते थे, अंग्रेजी स्कूल नहीं जा पाते थे, और पैसा खुद देना पड़ता था। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ। जहाँ तक तबादले की बात है, तबादला जो है वो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि तबादला हो जाए। जब कुछ होता है तो कुछ के लिए बेहतर होता है, कुछ के लिए बेकार होता है जी। जिसके लिए अच्छी जगह मिल गई तो उसके लिए तो स्वर्ग हो गया, जिसके लिए खराब जगह मिल गई या कुछ हो गया तो उसके लिए खराब हो गया जी। चलिए। और ये
सरकार कोई से भी अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती तो वो आरोप बीजेपी पर लगाती। वो तो सनातन से चला आ रहा है। कॉमन सी बात है। जी श्रीवास्तव जी, आपकी बहुत संक्षिप्त। मैं मुकेश जी की बात भी सुना था। विजय झा जी को मैं तो करीब 20 साल से जानता हूँ, 20-22 साल से जानता हूँ मैं जी। जब मैं कलेक्ट्रेट में रिपोर्टिंग लिए जब जाता था 22-23 साल पहले, तब से उनको मैं जानता हूँ मैं तो। जी उनके बड़े। चलिए उपाध्याय जी, समय हमारा समाप्त हो गया। श्रीवास्तव जी, आप बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। पाटिल जी, बड़े संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई सरकार तबादला शुरू करती है तो विपक्ष हमेशा उसको तबादला उद्योग निरूपित कर देता है। और ऐसे तमाम जो तबादला उद्योग का नाम मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। सबसे पहले तबादला उद्योग जब अर्जुन सिंह जी 88 में यहाँ मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तब पहली बार तबादला उद्योग का नाम आया था। हाँ, मतलब कर्मचारियों का स्थानांतरण, लेकिन ये उद्योग में परिवर्तित हो जाता है तो ये आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी ने जो बताया कि कई एक चीज़ें जो है इस नीति से स्पष्ट हो रही है कि कुछ पारदर्शिता पूरी तो हम नहीं बोल सकते, होने की संभावना है। अब कितनी होती है तो सरकार ही बताएगी, वहाँ कर्मचारी का प्रयास। चलिए, समय भी हमारा साथ था। गंगवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी आपका, विजय झा जी आपका, उपाध्याय जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मत देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में नई तबादला नीति को अब कभी भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का ये आरोप है कि राज्य में तबादला उद्योग चलाया जा रहा, बस निचले स्तर का कर्मचारी पीड़ित है, वैसे ये वो समय है जब किसी भी मुद्दे पर राजनीति का होना लाजमी है, क्योंकि सूबे में अगले साल ही चुनाव होना है। ऐसे में जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए विपक्ष सभी तरह के पैतरे चले। खैर, आरोप प्रत्यारोप से इतर अब देखना यह है कि नई तबादला नीति से कर्मचारी खुश होंगे या फिर और परेशान होंगे। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। नमस्कार।